हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. नाउ आपको ये बात पता है कि हम कोटा सुसाइड के ऊपर ऑलरेडी एक केस स्टडी डिस्कस कर चुके हैं। हम रोड सेफ्टी के ऊपर, कार एक्सीडेंट्स के ऊपर ऑलरेडी एक केस स्टडी डिस्कस कर चुके हैं। हम एसिड अटैक्स के ऊपर एक ऑलरेडी केस स्टडी डिस्कस कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, इफ द चैनल डज गुड इन द कमिंग टाइम, कुछ आने वाले महीनों में, तो मेन से पहले जितने भी इस तरह की कम से कम 30 से 40 केस स्टडीज होंगी, उसकी कंपाइलेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। उसके बाहर बहुत कम चांसेस हैं कि कुछ आएगा। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ प्रॉमिस ऑन दैट। तो अब देखिए, एक और केस स्टडी आज हमें डिस्कस करनी है स्पोर्ट्स गवर्नेंस के ऊपर, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको केस स्टडी में, ऑफ कोर्स जो अब एथिक्स की केस स्टडी आती है वो 1 से 1.5 पेज लंबी एक केस स्टडी होती है, क्वेश्चन ही 1 से 1.5 पेज लंबा होता है। सो पता है क्या है, उस जगह पे जाके आप केस स्टडी पढ़ें, उसमें बहुत समय जाता है, कम से कम 2 बार 3 बार आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ही कम समय होता है लिखने का भी। तो ऑफ कोर्स केस स्टडी में कुछ तो अलग होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल एज इट इज केस स्टडी आ जाए जो मैं आपको कवर करवाऊंगी। पर उसका क्रक्स, उसके पॉइंट्स और क्या आप वहां जाके लिखेंगे, वो आपके दिमाग में पहले ही क्लियर होंगे, तो आपका वहां टाइम बच जाएगा। और साथ ही में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, तो इसीलिए इट वुड गिव यू एन एज, एंड डेफिनेटली सो। तो अगर एक एथिक्स की केस स्टडी आती है जिसमें आप एक वुमेन सीनियर कैंप रेसलिंग प्लेयर हैं और आपके पास बहुत पिछले 10 साल से 15 साल से आप रेसलिंग में हैं, यू आर अ सीनियर प्लेयर, राइट? और आपके पास रिसेंटली और बहुत पहले से भी बहुत सारे आपकी जो जूनियर्स एंटर करती हैं रेसलिंग के फील्ड में, वो आपको बताती हैं कि उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है उनके कोचेस द्वारा, नेशनल कोचेस द्वारा, जब वो कैंप में जाती हैं। और ऐसे भी केसेस आते हैं कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से भी इस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट होता है। और आप बहुत ही पर्सनली इस तरह के अपने पार्टनर्स को, अपने प्लेयर्स को जानते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ भी है। और यही नहीं, बल्कि आप ये भी जानते हैं कि कई विमेन जो कोचेस हैं, जूनियर कोचेस, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन और फर्दर केस स्टडी में ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो 6 टाइम एमपी भी रह चुके हैं, करंटली एमपी भी हैं, और साथ ही में 10 साल से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। तो अब इस केस में आप क्या करती हैं, आप जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करती हैं, और बहुत सारे जिनके साथ भी ये सब कुछ हुआ है, प्लेयर्स जितने भी हैं, आप एक धरना होल्ड करती हैं अपने सारे कलीग्स के साथ, और साथ ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करती हैं। तो ऑफ कोर्स आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चन इस केस स्टडी में पूछे जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन ये होगा कि क्या ऐसे सेंसेशनलिज्म क्रिएट करने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस पब्लिसिटी, क्या आप इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को पहले नहीं रेफर करना चाहिए था आपको? क्या ये सही है कि डायरेक्टली आपने इसको एक पब्लिक इशू बनाया? तो इस तरह के बहुत सारे आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? तो ये केस स्टडी थी, मैंने बहुत ब्रीफली बताया है। ऑफ कोर्स आपको बहुत और डिटेल्स, निटी ग्रिटीज, ताकि आपका और बेफालतू का टाइम वेस्ट हो, वो आपको दिए जाते हैं, ठीक है? पर क्रक्स केस स्टडी का यही होगा, मोर और लेस। ऑफ कोर्स रेसलिंग की जगह कोई और रखी जा सकती है स्पोर्ट्स का नाम, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया है, ये विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जी की जो अभी धरना चल रहा है जंतर मंतर पे, उससे रिलेटेड केस बताया है। और मैं आपको एक और बता दूं, अभी तो हम इसके नेसेंट स्टेज पे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रही है और जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आने वाले दिनों में जो भी फॉलो अप आएगा, जो सरकार के द्वारा एक्चुअल स्टेप लिया जाएगा, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है,
तो जो भी एक्चुअल स्टेप लिया जाएगा वो आपका फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन होगा, आप याद रखिएगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है। आई एम डैम श्योर समथिंग कॉन्क्रीट, सम कॉन्क्रीट स्टेप वुड बी टेकन, तो हमें उस पर भी वी हैव टू कीप एन आई। ओके, तो अब हम इस केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। केस स्टडी आपने सुन ली, तो आप शुरू कहाँ से करेंगे? आप यहाँ से शुरू करेंगे। आप क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है, और आप ऐसा ही अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे दैट द केस स्टडी इज अ क्लासिक केस ऑफ a dangerous combination of political nexus and male domination of position of power। ओके, तो ये बेसिकली आप लिखेंगे, और साथ में आप पॉश एक्ट का मेंशन करेंगे, जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस एक्ट है, उसको आप जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी वर्क प्लेस ही है। ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स इज ऑल्सो अ वर्क प्लेस ओनली, राइट, जहाँ पे भी आप खेल रहे हैं। तो आप पॉश एक्ट को मेंशन करेंगे, आप नेक्सस ऑफ पॉलिटिकल नेक्सस और मेल डोमिनेशन पोजीशन का यहाँ पे एक बेसिकली एक हिंट देंगे अपने इंट्रोडक्शन में, और फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, और फिर हम सॉल्यूशंस भी देखेंगे। आफ्टर सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस मेड बाय टॉप इंडियन विमेन रेसलर्स विनेश फोगाट एंड साक्षी मलिक अगेंस्ट ब्रिजभूषण शरण सिंह, द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट एंड बीजेपी एमपी फ्रॉम केसरगंज मस्ट बी आस्क्ड टू स्टेप डाउन। तो ये जो ऑथर हैं आर्टिकल के, एडिटोरियल के, वो यही कह रहे हैं कि ही मस्ट स्टेप डाउन, जो बीजेपी के एमपी हैं केसरगंज से, और जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। ऐसा करना बहुत नेसेसरी है, इनका ये कहना है, क्योंकि जो जिस तरह की एलिगेशंस उनके खिलाफ लगाई गई हैं, इसको अगर सरकार भी सीरियसली नहीं लेगी तो एक बहुत नेगेटिव इमेज और एक बहुत पूरी आम जनता के लिए एक बहुत नेगेटिव मैसेज जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। ओके, तो a lot of people are rushing in to join them at जंतर मंतर, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। Once Singh has stepped down from his position, the work of investigating the allegations must be taken forward, and also अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। आप GS4 में गवर्नेंस का सेक्शन पढ़ते हैं, वो सबसे मुश्किल सेक्शन है, क्योंकि उसमें वो घिसे पिटे आप 2 ही शब्द लिख के आते हैं, कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। करप्शन पे क्वेश्चन आ गया, वही घुमा फिरा के 2-3 शब्द हैं जिसमें 5 पॉइंट बनाए हुए हैं, नॉनसेंस, कंप्लीटली रबिश। तो इस तरह के केसेस जब आप कोई अच्छा मटेरियल पढ़ेंगे तभी तो समझ आएगा ना आपको, आप कैसे कैसे कीवर्ड्स लिख सकते हैं। अगर आप हम सोल्यूशन एंड में डिस्कस करेंगे, खैर यहाँ से एक लाइन हम लेंगे, बट एट द एंड अब ये जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई है, इट कम्स, अब देखिए ये नहीं है जो हम अभी रिसेंटली देख रहे हैं, उससे कुछ ही समय पहले आप ये जानते हैं, एक जूनियर एथलेटिक्स कोच हरियाणा की, उन्होंने एक स्टेट स्पोर्ट मिनिस्टर को भी, जो संदीप सिंह थे, उनके खिलाफ भी सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज लगाया था, आप ये जानते हैं, ठीक है। तो और ऑफ कोर्स आप ये भी जानते हैं कि संदीप सिंह जी को किस तरह की पॉलिटिकल बैकिंग मिली, ऑल्दो अक्यूज होने के बाद भी इनको किस तरह से सरकार की तरफ से भी थोड़ी इन्हें छुपाया गया, बचाया गया। तो ये सब कुछ हमने देखा है। वाइल एन FIR वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट सिंह एंड ही रेन, ओके, ऑफ कोर्स इनको ही स्टेप डाउन एज, जो संदीप सिंह जी हैं हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो तो उन्होंने छोड़ दिया, पर अभी भी वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हैं। तो बस वही है कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई है उनके खिलाफ, उस पर अभी भी सबको डाउट है। वाइल सिंह हैज डिनाइड द एलिगेशंस अगेंस्ट हिम एंड रिमेन्स एट द हेल्म ऑफ, अब यहाँ पे अगर हम शरण सिंह जी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ऑफ कोर्स जो अक्यूज है वो तो कभी भी नहीं कहेंगे, ऑल्दो आपको ये भी पता लगाना है कि जो भी एलिगेशंस लगी हैं वो सही है, उस पे आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है। सोल्यूशन अभी हम डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे अगर कुछ भी थोड़ा सा रह जाता है, इसलिए वी आर जस्ट रशिंग थ्रू थिंग्स बिफोर आई डिस्कस स्टफ। ओके, स्पीकिंग ऑफ द 10 to 12, ओके, तो अगर आप विनेश फोगाट की वो वीडियो देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा वायरल है, ऑलमोस्ट हर न्यूज़ चैनल पे आपको मिल जाएगी, कि वो बता रहे हैं, क्योंकि क्यों बात ये है, जब इतने सालों से ये चल रहा है, वो कहती हैं कि 10 से 15, क्योंकि सबसे बड़ा जो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ कुछ भी अगर कोई लड़ाई लड़ता है, चाहे वो मी टू मूवमेंट हो, कुछ भी हो, तो बार बार जो एक लड़की से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि इतने सालों बाद कैसे याद आ गया आपको, पहले भी तो आवाज उठा सकते थे। तो बात ये है कि आप ये जानते हैं, जो रेसलर्स हैं या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन, वो बहुत ही हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और
ये बहुत पावरफुल लोग होते हैं जिनके खिलाफ भी आप एक्यूजेशन लगा रहे हैं, जो भी आपका सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, आपको कितना करेज और कितना समय लग जाता है इनके खिलाफ बोलने में, आपको नहीं पता इफ यू आर अलाइव टुमारो और नॉट। और यही विनेश फोगाट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है। तो इस तरह की कुछ चीजें, तो ये आप बोलिए, शी नोज दैट इवन एक्सप्लॉइटेड इन द नेशनल कैंप फॉर ओवर 10 years. Her words paint a vivid picture of sport that for long been dominated by one man. जैसे कि मैंने आपको बताया, he is a 6-term MP, 5 from BJP and 1 from SP. Singh has been the president. Okay, 10 साल से president भी हैं Wrestling Federation of India के. The chilling effect on his grip on power on the wrestling body is evident in the fact that India's, तो यही सारी चीजें, यहाँ पे कुछ बहुत खास नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आपको मेल डोमिनेटेड वाला फैक्टर लिखना है और आपको पॉलिटिकल नेक्सस वाला इंट्रोडक्शन लिखना है। अब आप सुनिए कि आप सॉल्यूशंस क्या लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था केस स्टडी में, वो ये था कि आपने इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को रेफर करने की बजाय सीधा इसको सेंसेशनलाइज क्यों कर दिया इस मैटर को। तो जब भी आप एथिक्स की केस स्टडी करते हैं तो जो पब्लिसिटी वाली चीज है ना, या प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको सबसे कम आपको देना चाहिए प्रेफरेंस, क्योंकि ये अच्छा ही है कि जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है किसी भी तरह के करप्शन के केस से डील करने के लिए या किसी भी तरह के कंप्लेंट से डील करने के लिए, आप उसको पहले एग्जॉस्ट करें, उन तरह के ऑप्शंस को पहले खत्म करें, फिर आप पब्लिसिटी पे आए। लेकिन अब यहाँ पे ये सही क्यों था, मैं उस केस स्टडी में एक स्ट्रॉन्ग केस लूंगी, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लूंगी। क्यों लूंगी, और आपको भी लेना चाहिए, जो भी आपका स्टैंड है, इधर उधर मिड पाथ मत लीजिए केस स्टडी में, अपना स्टैंड लीजिए, पर अपना जो स्टैंड ले रहे हैं उसके पीछे आपके पास देने के लिए 4-6 पॉइंट होने चाहिए। क्यों, अब हम ये स्टैंड क्यों लेंगे कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। क्यों जस्टिफाइड है, क्योंकि जो रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट है वो 10 साल से प्रेसिडेंट हैं और वो 6 बार से MP भी हैं। आप खुद सोचिए, अगर हम कहें कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में उनके सीनियर्स को हम बताएंगे, तो उनका सीनियर कौन है, उनका तो कोई सीनियर ही नहीं है। समझ रहे हैं ना आप इस बात को। तो अब बॉटम अप अप्रोच नहीं चल सकती कि नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर एक और ऊपर जाएंगे, फिर उनके सीनियर को बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे टॉप डाउन ही प्रेशर आएगा, यानी कि जो MP हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर जो है वहां से प्रेशर आए। यानी कि जो अगर आप अगेन आप वो वीडियो देखिए, उसमें उन्होंने क्या बोला है, आई थिंक बजरंग जी हैं जो उन्होंने ये बात बोली है, जो साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और जो हायर अथॉरिटीज हैं उनकी नजर में ये बात जाए, ताकि ऊपर से प्रेशर आए और वो दे आस्क हिम टू स्टेप डाउन एंड आर कंप्लेन्स आर रिड्रेस्ड एंड एड्रेस्ड। ओके, तो यहाँ पे टॉप डाउन प्रेशर आना बहुत जरूरी है, बिकॉज कोई और ऑप्शन ही नहीं है। कहाँ से इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, व्हाट, कैसे होगा, उनके ऊपर कौन है। तो ये चीज आप समझाएंगे अपनी एथिक्स की केस स्टडी में कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्टिफाइड है। ओके, तो एक और चीज यहाँ पे लिखी है, इट इज आयरॉनिक एंड इन्फ्यूरिएटिंग दैट द वेरी अथॉरिटीज हुज ड्यूटी, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि जिनकी ड्यूटी होती है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, वही जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कोई एक जूनियर कोई कोच होता या कोई भी एक मेल कैंडिडेट होता जिसकी वजह से सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, तो आप क्या करते हैं, आप प्रेसिडेंट के पास जाते हैं ना, आप बोलते हैं कि हम प्रेसिडेंट तक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के थ्रू हम प्रेसिडेंट तक लेके जाएंगे और वो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो वही जिनकी ड्यूटी है कि आप स्पोर्ट्स वुमेन की सेफ्टी का ध्यान रखें, पर वही अगर आपके अगेंस्ट टर्न हो जाए तो आपके पास क्या एवेन्यू बचा। और ये चीज यहीं पे लिखी है और यही आप लिखेंगे। Okay, holding hard toiling sports women to ransom if they speak out against, okay, they are women who put their lives, okay, और साथ ही में उस केस स्टडी में ये भी दिया हो सकता है कि ना ही केवल सेक्सुअल हरासमेंट बल्कि करप्शन के भी केसेस हैं बहुत सारे जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस में पता चल रहे हैं, तो आप लिखेंगे। ओके, आप जब भी सोल्यूशन लिखें, आपको याद होगा हम विजन IAS के अगस्त के पॉलिटी और गवर्नेंस के जो सेक्शन का एक हमने स्पोर्ट्स गवर्नेंस का सेक्शन कवर किया था, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस बार हमें फीफा ने भी सस्पेंड कर दिया था कुछ समय के लिए। तो इस तरह के स्पोर्ट्स में बहुत कुछ हो रहा है, अब हम स्पोर्ट्स को लाइटली नहीं ले सकते। तो 2 सजेशन मेरी तरफ से आपके लिए, एक तो आप ये कीवर्ड जरूर लिखिएगा, नेशनल स्पोर्ट्स कोड, उसमें कोड ऑफ एथिक्स
इंटीग्रिटी, इस तरह की कंप्लेंट्स कमेटी, और सारी कमिटीज इस तरह का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। आप ये नेशनल स्पोर्ट्स कोड के बारे में लिखें। दूसरा मेरा सजेशन आपके लिए ये है, और ये बहुत सारी रिपोर्ट्स पहले भी सजेस्ट कर चुकी हैं, जैसे कि अभी हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, और बहुत सारे टोक्यो ओलंपिक्स के बाद किस तरह का क्रेज टोक्यो ओलंपिक्स को मिला, और उसके बाद किस तरह का हम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स इज गैदरिंग अ लॉट ऑफ क्रेज। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि स्पोर्ट्स, सबसे बड़ी गलती आज तक ये हुई कि स्पोर्ट्स को हॉबी बताया गया। स्पोर्ट्स हॉबी नहीं है, इसको अगर हम सीरियसली लेंगे तभी तो मेडल्स आएंगे ना। जिस तरह पे आज चाइना है या यूएसए है, तो उस लेवल तक हम तभी पहुंचेंगे ना, या उनसे भी उनको सरपास तभी करेंगे ना, जब हॉबी के बजाय इसको कंप्लीट फोकस दिया जाए। तो जब इतना गवर्नेंस ही करप्ट है, सब कुछ इंस्टीट्यूशन ही करप्ट हैं, सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, तो कहाँ से हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तो दूसरा सजेशन मेरा आपको ये है, कोड मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दूसरा सजेशन है कि एक नेशनल कमीशन फॉर स्पोर्ट्स गवर्नेंस बनानी चाहिए, और हो सके तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या स्टैट्यूटरी स्टेटस तो देना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रिकेट की खुद की बीसीसीआई है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बाकी स्पोर्ट्स को, यही तो बार बार कहा जाता है कि भारत के केस में क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है, इसीलिए। और क्रिकेट तो ओलंपिक्स में मेडल नहीं आता ना क्रिकेट से, तो बाकी स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं निग्लेक्टेड इसीलिए रह जाते हैं। तो इस तरह के कुछ सजेशंस हैं जो आप लिख सकते हैं, बहुत बोल्ड हैं बट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सपना देखते हैं कि हम मेडल्स लेके आएंगे इतने सारे, तो कहाँ से लेके आएंगे? इस तरह का चीजों को अगर रूट से खत्म नहीं किया जाएगा, हाउ वुड थिंग्स हैपन? ओके, सो दीज टू सजेशंस प्लीज राइट। Okay, sadly these recent cases of harassment of women in sports are merely, और साथ में 30, जब आप एक कोर्स ऑफ एक्शन पॉसिबल ऑप्शंस लिख रहे होंगे, फिर एक कोर्स ऑफ एक्शन में आप ये लिखेंगे, तो आप ये भी लिखेंगे, ये तो हमें कुछ कुछ 2-4 केसेस दिख रहे हैं जिन्होंने धरने में पार्ट लिए हैं। बहुत विमेन ऐसी हैं जो शायद कभी नहीं बोल पाती, और कभी कितने सालों का ये चल रहा होगा सागा। तो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। हमें बेसिकली आइसबर्ग का एक टिप दिख रहा है, तो हमें एक बहुत फुल फ्लेजेड इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी। हो सके तो सीबीआई को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं हम, कि किस तरह का बेसिकली केसेस, हमें पता लगाना बहुत जरूरी है कि किस तरह के हरासमेंट केसेस हो रहे हैं। ओके, so the true shape of this particular problem has become quite gigantic and complex, as was highlighted by the women wrestlers in the press conference. It is clear that any redressal, वही चीज कि कोई भी redressal, grievance provisions जो भी अभी तक institution provide करती होगी, वो ineffective है completely, absolutely। और इनको जीरो कॉन्फिडेंस है कि इनके अब्यूज को वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी किसी भी तरह से रोक सकती है। तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जस्टिफाइड थी। ओके, तो ये यहाँ पे लिखा है, द हरियाणा गवर्नमेंट, जो मैंने आपको हरियाणा के केस में संदीप सिंह का जो केस था, वो भी हमने केस अभी रिसेंटली डिस्कस किया था, तो यही चीज लिखी है, द हरियाणा गवर्नमेंट हैज स्टूड विद द अक्यूज्ड, उन्होंने अक्यूज का साथ दिया है। और ये ऑफ कोर्स एक नेगेटिव मैसेज भेजता है कहीं ना कहीं विमेन स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए। द क्वेश्चन बाय मोस्ट ऑफ दीज विमेन रिपोर्ट, वही चीज जो मैंने आपको बताया कि क्यों ये पता, आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अगर आप इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, इस बार के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि व्हाई डू यू थिंक कि लड़कियां इतने टाइम बाद अगर कोई केस लेके आती है तो हमें उनको ट्रस्ट करना चाहिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाइए। Okay, why most of these women report such cases after a substantial lapse of time, therefore must be seen in the light of what is stake. Okay, तो इन्होंने बोला है कि इतना समय इसलिए लग जाता है कि एथलीट को, क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर वो कल को आगे बोलेंगी तो एथलीट क्या स्टेक पे रख के अपनी आवाज उठा रही है, बहुत कुछ स्टेक पे है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि देखिए, मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा हो गया है हमारी सोसाइटी में। अब इसका आप रीजन कुछ भी निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी कुछ बोल दे तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। इसमें कहाँ से है? ये विनेश फोगाट का केस आपको पता है, टोक्यो ओलंपिक्स के टाइम पे क्या हुआ था। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपसे मेडल तो लाए नहीं जाते, जो कामयाब नहीं हो पाते, वही ये सारी बातें आके करते हैं। तो इस तरह के एलिगेशंस भी लग जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो विक्टिम ब्लेमिंग होने लग पड़ती है या शेमिंग होने लग पड़ती है अक्यूज के द्वारा। अब देखिए, इसमें जो एमपी हैं, हमें नहीं पता, अभी तो हमें सच में कुछ पता भी नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली क्या हुआ। इन्वेस्टिगेशन हो, सब कुछ हो, जो भी हो सकता है इसमें।
पर इस जगह जो अक्यूज है वो भी तो कह सकते हैं कि जो सीरियस नहीं होते स्पोर्ट्स को लेके, तो वही ऐसी बातें करते हैं। जिन्होंने खुद काम नहीं करना वो ऐसे एलिगेशंस लगा लेते हैं कि फेडरेशन ही गलत है। तो ये एथलीट का जो करियर है वो स्टेक पे होता है इस जगह, अगर हम बात करें। पॉलिटिकल और स्टेट मशीनरी कंबाइंड विद द सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड विद, ऑफ कोर्स अगर कोई एक लड़की आके बोल रही है कि हम मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है और मेरे ही कोच ने किया है, तो आप खुद सोचिए उसमें कोच की थोड़ा ना कोई गलती होती है। वो लड़की कैरेक्टरलेस हो गई, वो उसके साथ ही गलत भी हुआ, वही कैरेक्टरलेस भी हो गई। तो ये जो सोशल स्टिग्मा आता है उसके साथ, इसको दिमाग से निकालना बहुत मतलब इम्पॉसिबल है, एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में तो आज भी। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं कि इतना समय लग जाता है एक इंसान को, एक एथलीट को बोलने में। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी है। वन इम्पॉर्टेंट केस वर्थ रिमेम्बरिंग, और यहाँ पे एक केस है जो आप अपने एथिक्स की केस स्टडी में भी लिख सकते हैं, रुचिका गिरहोत्रा। तो रुचिका गिरहोत्रा बेसिकली एक टेनिस प्लेयर थी। 1990 का हम केस डिस्कस कर रहे हैं। आप एक बिल्कुल एक छोटा सा मेंशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही पेनफुल एक एग्जाम्पल है। हु डेयर्ड टू रेज हर वॉइस अगेंस्ट देन प्रेसिडेंट ऑफ टेनिस फेडरेशन, जो उस समय के टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, और आईजी हरियाणा पुलिस एसपीएस राठौड़, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी कि मेरे साथ इन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट की है। पूरी स्टेट मिनिस्ट्री, बहुत सारे कास्ट बेस्ड ग्रुप्स थे, वो उनके पीछे उन्होंने सपोर्ट किया। साथ ही में उनको रिवॉर्ड भी किया गया, डीजीपी बन गए वो हरियाणा के। तो इस तरह के इतने हॉसाइल एनवायरनमेंट, हर कोई उनके अगेंस्ट बोल रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसके चलते हुए रुचिका ने सुसाइड कर लिया था। और फिर उनके जो फादर थे वो भी इस फाइट में जो उनकी चल रही थी उसी में कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो गए। ही ऑल्सो पास्ड अवे। और साथ में जो उनके ब्रदर थे वो उनको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा, इसीलिए ही लिव्ड समवेयर एल्स ओनली, ताकि कहीं भी पब्लिक आई में वो ना आ पाए। फिर फाइनली उनके एक क्लोज फ्रेंड की फैमिली ने बहुत समय तक, और बहुत सारी विमेंस ऑर्गेनाइजेशन ने वो केस लड़ा 19 साल तक। फिर जाके जो अक्यूज थे उनको 6 महीने की केवल सजा हुई और सिर्फ 1000 रुपये का फाइन लगा। तो ये एक बहुत ही पेनफुल एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे इन्होंने जो जो एक्चुअल में ऑथर है ना इस एडिटोरियल की, शी इज एक्चुअली नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सम स्पोर्ट्स फेडरेशन, ऑलरेडी फर्स्ट वुमन भीम अवॉर्डी, एक वॉलीबॉल प्लेयर है। तो शी मस्ट बी नोइंग सर्टन थिंग्स अबाउट इट, एंड हेंस शी इज राइटिंग, एंड हेंस शी हैज सम एक्सपीरियंस एट फर्स्ट हैंड। तो इसीलिए लिख रही हैं ये सब कुछ। इट इज़ इंडीड अनफॉर्चुनेट दैट वही चीज़ के यहाँ रुचिका से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ 1990 से लेके अभी तक कुछ बहुत चेंज हुआ नहीं है। Vinesh Fogart's face with tears in her eyes while talking about her desperate thoughts of, जैसे कि विनेश फोगाट जी भी बार बार अपने इंटरव्यू में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही है कि वो हर दिन सोचा करती हैं कि आई मस्ट एंड माई लाइफ, है ना। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। एंड इट इज़ ऑफकोर्स समथिंग जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए बहुत बुरी है और हमारे देश के लिए भी बहुत बुरी है, क्योंकि अगर हम सपने देखते हैं कि कोई हमारे लिए मेडल लेके आए, वो एयरपोर्ट पे आते हैं तो हम उनको गार्लैंड्स पे ना पहना के उनका गर्दन के ऊपर तक वो फूल की मालाएं पहन जाती है, पर वैसे उनके साथ पीछे क्या हो रहा है हम अगर ना ध्यान दें तो क्या ही होगा। तो इस तरह की सॉलिडारिटी तो हर किसी के दिल में होनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स एंड फेडरेशन हेड्स हु बेथ इन द रिफ्लेक्टेड ग्लोरी ऑफ दीज एथलीट्स व्हेन दे ब्रिंग बैक मेडल, जैसा कि मैंने आपको कहा ओके, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ सोल्यूशंस दिए हैं, आप इन्हीं को तोड़ मरोड़ के 4-5 पॉइंट्स बना सकते हैं। 2 सोल्यूशंस मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, एक नेशनल स्पोर्ट्स कोड और दूसरा मैंने आपको नेशनल कमीशन फॉर स्पोर्ट्स गवर्नेंस बताया था। बाकी कुछ कुछ यहाँ पे लिखा है, देयर इज एन इमीडिएट नीड टू फॉर्मुलेट एन इफेक्टिव लीगल प्रोसेस दैट नीड्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ विमेन स्पोर्ट्स पर्सन्स। Okay, number 1, committees against sexual harassment must be constituted at all sports departments. तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि हर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स की लेवल पे, फेडरेशन लेवल पे, गवर्नमेंट स्पोर्ट्स बॉडीज में हर तरह की कमिटीज़ होनी चाहिए टिल द हाईएस्ट लेवल। इन केसेस वेयर ड्यू प्रोसेसेस आर नॉट फॉलोड, जहाँ पे ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होता, कोई अकाउंटेबल होल्ड करने वाली अथॉरिटी भी होनी चाहिए। और ये अकाउंटेबल होल्ड करने वाली अथॉरिटी तो नेशनल कमीशन फॉर स्पोर्ट्स गवर्नेंस होगी। इट इज़ इनकम्बेंट ऑन ऑल स्पोर्ट्स लविंग पीपल ऑफ दिस कंट्री टू शो सॉलिडारिटी, जैसा मैंने आपको कहा, टूवर्ड्स आवर स्पोर्ट्स विमेन इन देयर टफ फाइट फॉर जस्टिस एंड अ लेवल प्लेइंग फील्ड. So I hope you understood things. You must have understood at least the crux of the case study. You must have gotten certain points. आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं.
मॉलडीव्स पोल्स इंडियाज कंसर्न्स, यहाँ पे हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हमें कुछ कुछ चीज़ें देखनी है। तो लेट्स बिगिन। अब देखिए, हमें ये बात पता है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो मॉलडीव्स गए थे पिछले इस अर्लियर दिस वीक, इसी हफ्ते के बिगिनिंग में। कल भी हमने इससे रिलेटेड एक आर्टिकल देखा था छोटा सा। अब लेकिन वो जिस समय पे मॉलडीव्स गए हैं वो एक बहुत ही टफ टाइम है, बहुत ही सेंसिटिव टाइम है मॉलडीव्स के लिए और भारत के लिए भी। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि जो मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम सोली, किस तरह की प्रोटेस्ट उनके खिलाफ मॉलडीव्स में हो रही हैं, ये बात आप जानते हैं। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं मॉलडीव्स में सितंबर में, और सोली ने बोला है कि मैं सेकंड टर्म के लिए लड़ूंगा। लेकिन उनका जो ऑपोजिशन आ रहा है वो उन्हीं के पार्टी के बीच में से आ रहा है, उन्हीं के पार्टी में से आ रहा है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मॉलडीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर भी हैं जो मोहम्मद नशीद। ठीक है, तो वो बेसिकली लड़ना चाहते हैं प्रेसिडेंट के फेस के रूप में। तो अब बेसिकली सेम ही पार्टी से दो कैंडिडेट्स निकल के आ रहे हैं, एक नशीद और एक सोली। ठीक है, द टू विल फेस ऑफ, और जनवरी 28 में ही दोनों का एक फेस ऑफ होगा कि कौन बेसिकली इस पार्टी से एमडीपी से लड़ेगा, ओके, प्रेसिडेंट के रूप में। फॉर दिल्ली द फ्यूडिंग, और हमारे लिए, भारत के लिए, ये जो एमडीपी में हो रहा है जो लड़ाई, इंटरनल डेमोक्रेसी जो भंग हो रही है वहाँ पे, इट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर अस। क्योंकि जो इंडिया और मालदीव्स के जो रिश्ते हैं दे हैव इम्प्रूव ड्रामेटिकली जब 2018 से, जब सोली ने डिफीट किया था अब्दुल्ला यमीन को। अब्दुल्ला यमीन कौन थे? 2013 से लेके 2018 तक एक प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के। और यमीन आप जानते हैं कौन है, जिन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को मालदीव्स की एक प्रो चाइना टिल्ट दिया था, ओके, एंड हैज ओवर द लास्ट ईयर रन, और पिछले एक साल में जो मैं आपको कह रही हूँ, जो इतने एंटाई इंडिया प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहे हैं, वो यमीन के ही मेंबर्स द्वारा, वॉलंटियर्स द्वारा, उनकी पार्टी के लीड किए जा रहे हैं। ओके, क्योंकि वो कहते हैं कि एमडीपी ने, जो सोली की बेसिकली पार्टी है, उन्होंने मॉलडीव्स को बेच दिया है भारत को एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें, और इंडियन ट्रूप्स बेसिकली अब मॉलडीवियन सॉइल में आके बस गई हैं, अपनी सिक्योरिटी देख रही है इंडिया, मॉलडीव्स इज नथिंग, वी आर अ सैटेलाइट कंट्री एंड ऑल ऑफ दैट। यमीन इज नाउ सर्विंग 11 ईयर प्रिजन। लेकिन जो यमीन है, अब्दुल्ला यमीन, ये एक्चुअल में अभी 11 साल की सजा काट रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्विक्ट हो चुके हैं पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग और ब्राइबरी के केसेस में। तो इसीलिए आप कॉन्विक्ट हो चुके हैं, 11 साल की सजा मिली है आपको, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन जो उनके प्रोग्रेसिव कांग्रेस कोलिजन के मेंबर्स हैं, वो ऑलरेडी उनके एक्विटल के लिए, बाइज्जत बरी के लिए हायर कोर्ट में लीगल केस लड़ रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये पता, और उनकी पार्टी में से कोई और फेस दिख भी नहीं रहा कि कौन लड़ेगा। तो मतलब यमीन अभी भी रेस में है। इंडियाज मैसेज, अब देखिए, जब जयशंकर ने विजिट किया तो हमने कुछ भी एमडीपी में जो चल रहा है नशीद और सोली के बीच में, हमने इसका कोई रेफरेंस नहीं दिया। पर बेसिकली भारत चाहती क्या है ये बात हमें पता है। भारत ये चाहती है कहीं ना कहीं कि जो सोली है वही सेकंड टर्म जीते। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्यों भारत ऐसा चाहती है। एज द मिनिस्टर, जैसे कि एस जयशंकर की ट्वीट में हमने देखा, ही कन्वेड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट इंडिया इज कमिटेड पार्टनर, इज अ कमिटेड पार्टनर इन द, हम बेसिकली भारत मॉलडीव्स की जो जर्नी है ट्रांसफॉर्मेशन में, प्रोग्रेस में, उसका एक कमिटेड पार्टनर बनना चाहते हैं। He also flagged the new disruptions in the current geopolitics, और उन्होंने बोला कि देखिए, जो जिस समय की जियोपॉलिटिक्स में हम जी रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बना देती हैं कि हम कोलैबोरेट करें एक दूसरे के साथ। ओके, मालदीव्स और इंडिया। जयशंकर डिड नॉट टच डाउन इन द कैपिटल माले। ओके, लैंडिंग इन द, तो बेसिकली जयशंकर माले नहीं गए, पर वो नदन जो आइलैंड्स हैं मालदीव के, वहाँ बेसिकली गए। और ही एंड प्रेसिडेंट सोली पार्टिसिपेटेड, जो प्रेसिडेंट सोली हैं और एस जयशंकर हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर लिखा आ जाए आपके प्रीलिम्स में कि हनी मधु बेसिकली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो भारत ने बनाया है, वो कहाँ है? इट इज इन मालदीव्स। ठीक है, ये कहाँ पे है? हा धालू अटोल। अटोल बेसिकली एक रिंग लाइक आइलैंड होता है। तो आपको कुछ कुछ टर्म्स हैं
बस 2 ही मिनट लगेंगे मेंशन करने में, लिखने में अपने नोट्स में कि हनीमधु एयरपोर्ट क्या है, मॉलडीव्स में है। हाधालू, अब मॉलडीव्स लिखिए और उसके आगे लिखिए हाधालू अटोल, और फिर उसके बाद मानाधू आइलैंड, नोनू अटोल, ये सब कुछ वहाँ पे है मॉलडीव्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। और हमें, आपको ये भी पता है, हमने कल डिस्कस किया था कि एक कोचिंग यूनिवर्सिटी, जो भारत की कोचिंग यूनिवर्सिटी है और मॉलडीव्स की नेशनल यूनिवर्सिटी है, उनके बीच में भी हम एक कोलैबोरेशन देख सकते हैं। और हमने $100 मिलियन का ग्रांट भी किया है हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे इसके अंदर जो बनाए जाएंगे। जयशंकर हैंड, और हमने साथ ही में हैंड ओवर किया है मॉलडीव्स को 2 सी एम्बुलेंसेस को, मॉलडीव्स की डिफेंस मिनिस्ट्री को। साथ ही में हमने प्री स्कूल लेवल की बुक्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं मनादू में, ठीक है। तो आप मनादू, हनीमधु, ये सारी बेसिकली जो नाम हैं, हाधालू, कहाँ पे हैं ये सारी जगहें, तो ये मॉलडीव्स की जगहें हैं। तो आपको अगर इस तरह के नाम लिखे आए तो आपको पता चलना चाहिए कहाँ पे है। ओके, इन द फोकाईदू, फोकाईदू आइलैंड भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फोकाईदू आइलैंड में बेसिकली जयशंकर ने और उनके जो उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शाहिद ने, उन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया फंडेड एक कम्युनिटी सेंटर को भी। तो यहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, आपको बस ये आइलैंड्स पता होने चाहिए कहाँ पे हैं, क्योंकि आइलैंड्स तो एक जैसे से साउंड करते हैं, पर आपको ये बात पता होनी चाहिए मधु, धलू, ये सारी चीज़ें जब हो ही रही हैं मॉलडीव्स की, तो अपने दिमाग में बस इतना क्लियर रखिए। वी डिस्कस द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ अ स्पेशल बायलेटरल रिलेशनशिप। तो बेसिकली एस जयशंकर ने कहा कि जो भी जिस तरह के भी बायलेटरल पार्टनरशिप में जितने भी डायमेंशन हैं, हमने उसमें सब कुछ डिस्कस किया। हम बेसिकली हमारा फोकस डेवलपमेंट कॉपरेशन पे है, कैपेसिटी बिल्डिंग पे है, पीपल टू पीपल टाइज पे है। आपको याद होगा मॉलडीव्स कोविड से रिकवरी कैसे कर पाया है, क्योंकि भारत के सारे तो कोविड खुलते ही, कोविड के बाद लॉकडाउन खुलते ही मॉलडीव चले गए। तो मॉलडीव्स ने हमको थैंक यू बोला, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडियन टूरिस्ट मॉलडीव्स जाते हैं। तो मॉलडीव्स ने हमें थैंक यू बोला कि हमारी इकोनॉमी को अगर किसी ने बचाया है तो वो भारत है, भारत के टूरिस्ट ने यहाँ आ आके। तो इस तरह से पीपल टू पीपल टाइज है मॉलडीव्स और भारत के बीच में। ओके, so the partnership with India has made a real difference in lives of people. My visit was an opportunity to see these tangible results. ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे हनीमधु एयरपोर्ट को डिस्क्राइब किया गया है, हिस्टोरिक माइलस्टोन इन इंडिया मॉलडीव्स रिलेशन। ही सेड द बायलेटरल रिलेशनशिप। अब देखिए, अगर बाई चांस आपको नेबरहुड वगैरह के बारे में कोई एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, GS2 में, तो आप लिख सकते हैं मॉलडीव्स का एक सेक्शन लिखेंगे, बाकी कंट्रीज का लिखेंगे, तो एक एक पॉइंट सब पे लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, अगर मॉलडीव्स वाला, अगर आप एक पॉइंट लिख रहे हैं उसमें 2-3 सब पॉइंट लिख रहे हैं, तो हमने क्या क्या किया है, हनीमधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है हमने, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो मॉलडीव्स का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, अभी हम डिस्कस करेंगे, उससे भी रिलेटेड कुछ प्रीलिम से रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट है, उसे नोट कीजिएगा प्लीज। तो ये 2-3 पॉइंट आप लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। Tangible benefits to people in accordance with their wishes, aspirations, and priorities. He went on to say that the need for cooperation and collaboration has assumed even, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये समय काफ़ी basically tough है geopolitics में। अगर हम देखें तो it's good only that countries like ours cooperate with each other. From Indian point of view, Soli is a sober, steady pair of hands at the helm. Okay, basically सोली की सरकार ने इंडिया के इंटरेस्ट को इंश्योर किया है इंडियन ओशन में। जब हम इंडो पैसिफिक दिस दैट इतना कुछ कह रहे हैं, तो इंडियन ओशन में भारत के इंटरेस्ट प्रिजर्व्ड रहे, वो भी तो हमें इंश्योर करना है, और वो सोली बेस्ट कर सकते हैं हमारे लिए। पिछले 5 सालों में आप ये जानते हैं दिल्ली की, यानी कि इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हमारी सागर पॉलिसी है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जहाँ पे भारत एक नेशनल सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी बेसिकली प्रोवाइडर की तरह काम कर रहा है, ये सब कुछ आप जानते हैं, राइट। तो इसमें इसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मॉलडीव्स भी तो है। तो ये चीज़ बेसिकली मॉलडीव्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका इंटरनल सिक्योरिटी में, मेरीटाइम सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी इन द सेंस जो GS3 का एक पोर्शन है, तो अगर आपका इंटरनल सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन मेरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर आता है, तो आप लिख सकते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में, जो इंडिया ड्रिवन एक बेसिकली इनिशिएटिव है। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बेसिकली 2011 में बनाया गया था, एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग के रूप में, जिसमें इंडिया, श्रीलंका एंड मॉलडीव्स थे, लेकिन अभी तो 4th मेंबर भी आ गए हैं, मॉरिशस। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 5th मीटिंग में इनके मॉरिशस भी आए थे।
तो क्या गोल्स हैं बेसिकली? मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, टेररिज्म काउंटर करना, रेडिकलाइजेशन को काउंटर करना, ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट करना, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कॉम्बैट करना, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, इस तरह के बेसिकली आप कह सकते हैं कि कॉम्पोनेंट्स है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के। तो ये आप लिखिए, बिल्कुल लिखिए आप अपने इंटरनल सिक्योरिटी के, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। ओके, सोलीज फॉरेन पॉलिसी, और ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि जो इब्राहिम सोली हैं उनकी बेसिकली फॉरेन पॉलिसी क्या है, वो बहुत ही ओपनली ये चीज़ कहते हैं, वी बिलीव इन इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। पर ऑफ कोर्स इन्होंने ये चीज़ मेक श्योर की है कि ये चाइना को भी एलियनेट ना कर दें, मतलब चाइना के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलते। बिटर फॉलिंग आउट, अवेयर दैट एनी ओवर्ट एक्सप्रेशन ऑफ, वही चीज़, अब भारत को ये पता है कि अगर हम जो पोल्स होने वाले हैं उसमें हम कोई भी अगर कंप्लीटली ओपनली बता देंगे कि हमारी प्रेफरेंस क्या है, तो हमें पता है हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जनता है वैसे देखिए, नेशनलिज्म एक ऐसा कार्ड है जो किसी भी देश में चलता है, तो फिर ऑपोजिशन कैसे भी इसको यूज़ कर सकती है। और अल्टीमेटली हमें इंडियन ओशन में सरकार कोई भी अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना है, दैट इज़ इट, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो हम किसी का नाम नहीं ले सकते कि हमें सोली ही पसंद है, यही बनने चाहिए, ऐसा करना भी नहीं चाहिए किसी सरकार को। दिल्ली हैज़ बीन केयरफुल टू कीप आउट ऑफ, इसीलिए हमने एमडीपी में जो राइवलरी चल रही है उस पर कुछ भी नहीं बोला, एंड दैट इज़ गुड फॉर अस डिस्पाइट द एविडेंट। और ये बात तो लेकिन सबको पता ही है कि हमारी प्रॉक्सिमिटी सोली की तरफ ज़्यादा है। ओके, और ऐसा नहीं है कि जो मिस्टर नशीद है वो भारत के खिलाफ है, नहीं, जो एमडीपी पार्टी है वो है ही इंडिया, प्रो इंडिया पार्टी, ऐसा नहीं है। ओके, पर रशीद, जब से सोली आए हैं तब से हमारा जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा सुधर गया है। द रेस बिटवीन टू इन द एमडीपीज प्रेसिडेंशियल प्राइमरी सीम्स टू बी क्लोज, अ नशीद विक्ट्री इन द प्राइमरी में टर्न सोली। अब बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, अगर जनवरी 28 को देखिए इनका प्राइमरी फेस ऑफ हो जाएगा कि दोनों में से कौन बेसिकली लीड करेगा प्रेसिडेंशियल फेस के रूप में, समझ रहे हैं आप? नशीद करेंगे या इब्राहिम सोली करेंगे। तो अगर बाई चांस सोली हार गए तो अब सोली का सितंबर तक की सरकार का टेन्योर तो बचा है ना, तो सोली एक बकवास सरकार, वीक सरकार बन के रह जाएंगे लोगों, जनता की नज़र में उनकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी कहीं ना कहीं, समझ रहे हो, लेम डक जैसे हम कहते हैं। तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। ओके, अब इससे ज़्यादा बड़ा कंसर्न ये है कि सोली जीत गए तो वो भी हमारे लिए कंसर्निंग है। क्यों कंसर्निंग है? क्योंकि फिर जो नशीद हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं। ओके, समझ रहे हैं? और एज अ लीडर हु स्टिल कमांड्स, और नशीद की भी ऐसा नहीं है, बहुत फॉलोइंग है मॉलडीव्स में, पॉलिटिकल फॉलोइंग, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उनके। तो वही चीज़ यहाँ पे, और फिर कोई भी तरह की पार्टी हो भारत में तो ये सबसे ज़्यादा दिखता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अंदर से जब फ्यूड खड़ा हो जाता है ना तो वो पार्टी हार ही जाती है कहीं ना कहीं। तो ठीक है, अगर ये निर्दलीय चले गए जो हमारे नशीद हैं, तो फिर सोली की जो पार्टी है वो कितनी स्ट्रांग रह गई वो तो हमें पता ही है फिर, है ना? तो ये चीज़ हमारे लिए कहीं ना कहीं काम सही नहीं करेगी। ओके, फ्यूलिंग सच स्पेकुलेशन। और नशीद ने रिसेंटली अपने एक रिमार्क दिया जिसमें उन्होंने यमीन को एक विजनरी लीडर बोला, जो 11 साल की जेल वाले इंसान, याद होगा आपको, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है? तो ये थोड़ा और स्पार्क्स फ्यूल करता है कि शायद नशीद प्रो ऑपोजिशन यहाँ पे उनका स्टैंड दिखा, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने बोला हु वाज मोर केपेबल, तो उन्होंने बोला कि नशीद ने बोला कि यमीन एक्चुअली सोली से तो कहीं गुना ज़्यादा केपेबल है, क्योंकि जो सोली है वो तो एक करप्ट गवर्नमेंट चला रहे हैं। और साथ ही में उन्होंने बोला कि यमीन और मेरे में बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि यमीन जो है वो एंटाई इंडिया है, तो मैं एंटाई इंडिया नहीं हूँ, तो ये चीज़ तो हमें पता है, ठीक है? नशीद लेटर सेड दैट इफ ही लॉस्ट द प्राइमरी, नशीद ने ये कहा कि अगर मैं ये प्राइमरी फेस ऑफ हार जाता हूँ तो ना ही मैं सोली को बैक करूंगा, ना ही मैं यमीन को बैक करूंगा। मीन तो यानी कि इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं। मीन वाइल द पीपल्स प्रोग्रेसिव कोलिजन, यानी कि यमीन की जो पार्टी है वो बहुत ज़्यादा मॉल्डीवियन हायर जुडिशरी पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप फास्ट ट्रैक कीजिए यमीन की अपील को। ओके, अ प्रिजन सेंटेंस ऑफ मोर देन अ ईयर, तो ये बेसिकली अगर आप 1 साल से ज़्यादा की आपको प्रिजन सेंटेंस हो जाती है मॉल्डीव्स में तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अ पर्सन दस सेंटेंस्ड कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन ओनली, आप 3 साल के बाद अपना सेंटेंस पूरा कीजिए, फिर उसके बाद 3 साल के बाद आइएगा इलेक्शन लड़ने, तो यानी कि 11 साल की सज़ा भी ऑलरेडी प्रिजन में भुगतेंगे, फिर 3 साल और, यानी कि 14 साल तक यमीन अब नहीं आ सकते। तो यही डी फैक्टो हमें पता चल रहा है। द प्रेसिडेंट हैज़ बिगन अ कैंपेन दैट डिनाइंग यमीन, तो इसीलिए द पार्टी, तो उनकी जो पार्टी है इसलिए कह रही है कि आप यमीन की फ्रीडम ऑफ
नहीं वो छीन सकते लड़ना, फ्रीडम टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एक ही पार्टी है जो लड़ेगी अकेले, हमारी पार्टी के तो यही लीडर हैं, वोटर्स के पास चॉइस नहीं होगी एंड ऑल दैट नॉनसेंस। तो ये चीज़ बेसिकली, और साथ ही में लेकिन इस अपील के पास भी तो बहुत कम समय है, क्योंकि सितंबर 9 को हमने अभी देखा इलेक्शन है, ओके तो उसके लिए नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे जुलाई में और ख़त्म हो जाएंगे नॉमिनेशन का समय, डेडलाइन बेसिकली फिल करने की, क्योंकि अगस्त 3 तक तो कितना ही समय रह गया है, ओके। प्लस देयर इज अनदर केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, साथ ही में उनके खिलाफ एक और केस पेंडिंग चल रहा है, एक ट्रायल कोर्ट को जो उसे बेसिकली उठा सकता है, तो फिर एक सेकेंड कॉन्विक्शन भी हो सकती है। सो इट्स अ वेरी टर्बुलेंट टाइम फॉर मॉल्डीवियन पीपल, ओके, इन द सेंस ऑफ क्या होने वाला है इलेक्टोरली। इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अब देखिए हमें तो इसी मतलब है कि हमने क्या किया है, और हम देख लेते हैं मॉलडीव्स हमारा कितना अच्छा दोस्त है, वो इससे पता चलता है कि इंडिया कितना कमिटेड है उनके प्रोग्रेस में, ओके। आगे जो हमने अभी हनी मधु प्रोजेक्ट देखा एयरपोर्ट का, ये बेसिकली इसके लिए हमने $136.6 मिलियन इन्वेस्टमेंट की है। इट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड बाय द इंडियन कंपनी JMC प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, और इसको हमने फाइनेंस किया है लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में इंडिया के एग्जिम बैंक से। इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ, ये क्या बनेगा, 2.46 किलोमीटर रनवे बनेगा इसमें, जो इसमें एक बड़ा एयरक्राफ्ट अकोमोडेट हो सके, टर्मिनल जिसमें एनुअल कैपेसिटी होगी 1.3 मिलियन पैसेंजर्स की। तो एयरपोर्ट बेसिकली और टूरिस्ट मॉलडीव्स के नदर्न रीजन में ला पाएगा। टूरिज्म इज द कंट्रीज इकोनॉमिक मेन स्टे दैट वी नो। दिस इज द सेकेंड बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट इंडिया हैज बिगन। सेकेंड बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो भारत ने शुरू किया है, क्योंकि सबसे बिगेस्ट वाली चीज तो हम देख चुके हैं, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में जो चीज मैंने आपको बताया था, आपके प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन वो आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिकली क्या है, ग्रेटर माले, GMCP भी कहते हैं हम इसे। तो इसके तहत क्या होगा, इसमें 6.74 किलोमीटर लॉन्ग एक ब्रिज बनाया जाएगा, और एक कॉजवे लिंक भी बनेगा माले, जो बेसिकली कैपिटल है मॉलडीव्स की, माले के बीच में, और जो नियर बाय आइलैंड्स है विलिंगली, गुलीफालू और थीलाफूशी, ये बेसिकली इन 3 आइलैंड्स को माले से जोड़ा जाएगा, ठीक है, कॉजवे लिंक के माध्यम से एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये बेसिकली सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मॉलडीव्स का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो इट इज़ गुड ओनली। अब क्यों गुड है, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, क्योंकि हम बेसिकली compete किससे कर रहे हैं, चाइना से। हम नहीं चाहते हमारे नेबरहुड में चाइना इनरोड्स करे। श्रीलंका में हमें पता है वो क्या कर चुके हैं, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। बांग्लादेश में हमें पता है जो ऑपोजिशन पार्टी है प्रो चाइना है, शेख हसीना की पार्टी प्रो इंडिया है। और हमें क्या पता है कि जो नेपाल है, नेपाल में बहुत ज़्यादा प्रो चाइना स्टैंड दिखता है, माओइस्ट पार्टी है वहाँ पे, लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान तो है ही पूरा चाइना का दोस्त, ऑल वेदर फ्रेंड्स एज दे कॉल देमसेल्व्स। सो वी वांट टू काउंटर बैलेंस दिस चाइना का इन्फ्लुएंस इन आर नेबरहुड। तो हम बेसिकली अब मॉलडीव्स के केस में देख लेते हैं चाइना ने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बिल्ड किया हुआ है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, अगर बेसिकली एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि जो माले हुलू माले और हुलहुले ब्रिज है मॉलडीव्स का, ये इंडिया ने बिल्ड किया है, ऐसी कोई एक स्टेटमेंट होती है इंडिया मॉलडीव्स रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में। 2-3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, और आप उसमें से, क्योंकि देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको पता है कोई एयरपोर्ट तो बनाया है हमने, तो हनी मधु नहीं याद आया, तो आपको लगेगा यार ऐसे ही होगा, हुल्लू माले समथिंग ही कुछ होगा, तो सही कर देते हैं इसको। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम चाइना को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। तो आपको हनी मधु पता है, तो दूसरा वाला जो एयरपोर्ट है वो बेसिकली चाइना ने बनाया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हुलू माले एयरपोर्ट है और हुलू माले हुलहुले ब्रिज है, ये चाइना ने बनाया है, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए बेसिकली इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अब मॉलडीव्स में। तो हम देख लेते हैं अगर यहाँ पे कुछ और बचा है तो। ओके, अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आपको इस बार बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑल्दो आई थिंक आप रीसेंट पेपर्स उठा के देखिए, GS2 में कम से कम 2 से 3 बार पूछा जा चुका है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। सो प्रिपेयर इट वेरी थरली। व्हाट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, व्हाट इज इट, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या है, कौन सा एक्ट बनाता है इसको, क्या स्ट्रक्चर है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का। एक सजेशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में मेन भी तो होने चाहिए, ताकि मेन का पर्सपेक्टिव भी तो आए। ऑल वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जगह नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन लगती है वो ज़्यादा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पढ़ेंगे
पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, DCW's मालीवाल ड्रैग्ड बाय मैन इन कार, व्हाट हैपेंड टू अंजलि कुड हैव हैपेंड टू मी। तो इन्होंने कहा है, अब देखिए आप ऑलरेडी हिट एंड रन केस के बारे में जानते हैं जो दिल्ली में हुआ है अंजलि सिंह के साथ। तो स्वाति मालीवाल जी जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन है, उनका कहना है कि शायद मेरे साथ भी वैसा ही होने वाला है। देखिए जो क्वेश्चन है ना कि कितना नेशनल कैपिटल की जो रोड्स हैं कितनी सेफ हैं, रात को क्यों नहीं लड़कियां चल सकती, ये एक सजेस्ट किया जाता है बहुत ऑफन कि ये तो लड़कियों को देखना चाहिए ना, दे शुडंट बी स्टेपिंग आउट, व्हाई डोंट यू मेक बाहर की चीज़ें सेफ फॉर देम। ओके, आई एम नॉट सेइंग मोस्ट जो है लड़कियां वो नहीं निकलती बाहर, अब उसको सही बोले गलत बोले, बट सेफ्टी तो इंश्योर आपको करनी है ना। If something is not safe, then it is a failure of government, not only a single party की सरकार, of successive governments. So make sure change happens. अभी आप कह रहे हैं कि दिल्ली को हम 24/7 सिटी बना देंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी एंड ऑल ऑफ दैट। पहले आप दिल्ली की रोड्स को तो सेफ बनाइए। 24/7 तो तब होगा ना कि एक लड़की नहीं खा सकती, मतलब लड़के खाएंगे, बाहर जाके घूमेंगे फिरेंगे, मॉल शॉपिंग होगी, ये होगा। 24/7 सिटी अगर बन जाती है दिल्ली तो नाइट को भी नाइट लाइफ भी होगी, बट देन मेक इट सेफर। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी कौन इंश्योर करेगा? अगर लड़की वहाँ पे बेसिकली अगर कोई डिलीवरी वुमेन बन रही है, डिलीवरी पर्सन बन रही है, तो वो क्या उसके लिए सेफ है कि नहीं? सो मेक श्योर फर्स्ट वो सारी चीज़ें हों। तो यहाँ पे हमें यही पता चलता है। स्वाति मालीवाल जी के साथ बेसिकली क्या हुआ है, एक बेसिकली एक लड़का था जो कार चला रहा था, इज बीन अरेस्टेड आई थिंक नाउ, बलेनो, चंदन चौधरी तो DCP हैं बेसिकली, वेयर इज हिज नेम, हरीश चंद्र। तो हरीश चंद्र वाज एक्चुअली ड्राइविंग अ कार, और फिर उन्होंने बहुत जेस्चर्स उनको दिए इस तरह के, सिट इन माई कार एंड ऑल ऑफ दैट। फिर उन्होंने मना कर दिया, फिर उनका हाथ उसमें अटक गया उनके कार का शीशे में। सो शी वॉज ड्रैग्ड फॉर लाइक 10 to 15 meters एंड ऑल ऑफ दैट। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ओके, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी बेसिकली कॉग्निजेंस लिया है इस मैटर का। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इस तरह के केसेस आपके लिए बना देते हैं इम्पोर्टेंट कि आपको प्रिपेयर क्या करना है। PM Jacinda Ardern to quit says not enough in the tank. Of course, many people aspire to become like Jacinda. So who is she? I hope you know her. न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर, जिसको आप जानते हैं किसके लिए, COVID-19 में एक एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस देने के लिए, इस तरह की लीडरशिप परफॉर्मेंस देने के लिए, कैसे उन्होंने जो टेरर अटैक्स हुए उनकी कंट्री में उस समय पे किस तरह का उन्होंने लीडरशिप दिखाई। तो पीपल नो हर फॉर वेरियस रीजंस। शी इज़ मोर फेमस अब्रॉड देन शी इज़ इन हर ओन कंट्री, सो यू नो हर राइट। तो बेसिकली अभी क्या हुआ है, इन्होंने बोला है दैट आई वुड बी रिजाइनिंग इन द कमिंग टाइम, वेरी सून, नॉट लेटर देन February। तो ये शी इज़ रिजाइनिंग। न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न, a global figurehead of progressive politics, shocked the country on Thursday by announcing that she would resign from office in a matter of weeks. She is 42-year-old। और आप जानते हैं बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स, वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे लिखा है, जैसे बहुत वाइट आइलैंड वोल्केनो इरप्शन जो बेसिकली हुआ था, उसके थ्रू नेचुरल डिजास्टर्स और टेरर अटैक्स, कोविड पैंडेमिक, इस पे इन तरह के। देखिए लीडरशिप तो तब होती है ना कि जब कुछ गलत कोई डिजास्टर होता है, तो उस समय पे आप कैसा परफॉर्म करते हैं। अच्छे समय में तो सभी अच्छे होते हैं, अच्छे दिखते ही हैं, उनको लुकअप करने का क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे दिखाई थी। आई एम ह्यूमन, तो इन्होंने क्यों रिसाइन कर रही हैं, not much into it, but of course she said I am human, we give as much as we can for as long as we can, and then it's time। यानी कि हम इंसान हैं, हम बहुत अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, पर एक हद तक दे सकते हैं, उसके बाद आपका समय हो जाता है कि आप जाइए। तो वही अब शायद मेरा समय आ चुका है, ये उन्होंने कहा है। February 7 तक बेसिकली रिज़ाइन कर देंगी। ओके, यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, नथिंग मच हियर। और अक्टूबर 14 को इन्होंने बोला है कि न्यूजीलैंड में एक जनरल इलेक्शन होगा, तब तक ये इलेक्टोरेट MP की तरह सर्व करेंगी। ओके, nationwide strikes hit France as unions fight pension plan. So what is happening in France? France basically एक nationwide strike देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि वहाँ पे एक पेंशन रिफॉर्म प्लान लाया गया। अभी तो पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव करना था, उससे पहले ही स्ट्राइक शुरू हो गई हैं कि 2 साल बेसिकली रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी जाए आगे, यानी कि 64 कर दी जाए 62 से। क्यों कर दी जाए? क्योंकि ऑफ कोर्स पेंशन का एक बर्डन होता है बहुत ज़्यादा,
तो 2 साल बढ़ा देंगे तो रेवेन्यू आएगा ज़्यादा, और फिर वो कहीं ना कहीं पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस में ही हेल्प करेगा. सो ऑल ऑफ दैट ऑफ कोर्स एक अच्छा इकोनॉमिक प्लान दिख रहा है, बट क्वाइट अनपॉपुलर. जहाँ अगर आप समझते हैं ना कि भारत के लोग पेंशन चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, हर जगह लोग पेंशन चाहते हैं और हर जगह लोग सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं, तो कई लोग कहते हैं भारत में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट है, ये है. आप बाहर जाइए, बाहर से इतना फैसिनेशन. ऐसा नहीं है, कोई देश गलत नहीं है, कल्चर तो कोई गलत नहीं होता, वो कल्चर होता है, उसको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए. बट थिंकिंग ऑफ इंडिया इन अ डेरोगे, ऑफ कोर्स गलतियां हैं, खामियां हैं. अभी हमने देखा कि स्पोर्ट्स गवर्नेंस में कितनी करप्शन है, या सेक्शुअल, ऑफ कोर्स इसको कर्ब करना, इसके साथ डील करना बहुत ज़रूरी है. बट द फैक्ट इज टू से दैट हमारे देश का कुछ हो ही नहीं सकता, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. कम ऑन. अगर आप यहाँ कास्ट के उससे परेशान है, तो ऐसा नहीं कह रहे कि कास्ट नहीं, बिल्कुल इसको डील करना चाहिए, गलत है. तो द फैक्ट इज कि बाहर भी तो इतना काला गोरा और ये सब के बातों पे जो इतना भेदभाव होता है, तो भेदभाव तो हर जगह हो रहा है. एथनिक क्लेंजिंग के केसेस वहाँ भी तो आए हैं, जो ये सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो इन्होंने रवांडा में किया जेनोसाइड, या फिर ये सब कुछ, कौन भूल सकता है इनको. तो इनसे तो खैर लेट इट बी. तो यहाँ पे बेसिकली यही सारी चीज़ें हो रही हैं, नथिंग मच हियर. अब ये इंपॉर्टेंट है, छोटा सा आर्टिकल है, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू? देखिए, तो साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका पे रिसेंटली बहुत प्रेशर डाला जा रहा है कि साउथ अफ्रीका यूएसए को, या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उस पर साइड ले, उनकी तरफ. बहुत इन्वेस्टमेंट्स भी यूएसए कर रही है एंड ऑल ऑफ दैट. अभी रिसेंटली जो बाइडन से बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस मिले थे, ठीक है. तो लेकिन साउथ अफ्रीका ये कहती है, देखिए ठीक है, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, बायलेटरल कॉपरेशन चाहते हैं, गुड इनफ, वी आर एब्सोल्युटली डिलाइटेड टू डू दैट, बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि हम आपके माउथ पीस बन के रह जाएं. साउथ अफ्रीका खुद की एक कंट्री है, ठीक है. हम एक समय पे कोलोनाइजेशन देख चुके हैं, हमें दोबारा कोलोनाइजेशन नहीं देखनी आपकी. तो हम चाइना से भी बात करेंगे, हम रशिया से भी बात करेंगे. ओके, इफ यू गेट दैट. तो देखिए, इस तरह का साहस जो आया ना, वो भारत ने सबको दिया है. भारत ने रशिया यूक्रेन क्राइसिस में जिस तरह की टाइट रोप पे वॉक किया है, नाइदर हियर नॉर देयर, रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल भी ले लेना, ऑल ऑफ दैट. हर जगह क्वाड के भी मेंबर हैं, लेकिन एससीओ के भी मेंबर हैं. सो ये इस तरह का जो साहस हम दे रहे हैं अपने आसपास वाले इस तरह के नेशंस को, ये बिल्कुल हमारी हिस्ट्री ऐसी है. जब हम खुद आज़ाद हुए तो हमने साउथ अफ्रीका के लिए लड़ाई लड़ी, हमने डीकोलोनाइजेशन के लिए नाम बनाया. तो यही इंडिया है, दिस इज व्हाट इंडिया इज. ओके, सो नाउ बांग्लादेश इज ऑल्सो सेइंग कि हमें अमेरिका आके नहीं बताएगा कि हमें रशिया से तेल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. सो एवरी कंट्री इज स्पीकिंग लाइक इंडिया नाउ. ओके, नॉट टू से कि एवरी कंट्री ऐसा कोई इमिटेट ही कर रही है भारत को, बट समहाउ ये सही भी है. किसी भी एक कंट्री का सैटेलाइट बन जाना सही बात नहीं है, और वही साउथ अफ्रीका कर रही है. ओके, तो साउथ अफ्रीका which has resisted taking sides following Russia's invasion of Ukraine announced on Thursday it will stage 10-day joint maritime drills with Russia and China. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? अगर आपके पेपर में आए कि मौसी एक्सरसाइज के बारे में, तो क्या है ये मौसी एक्सरसाइज? बेसिकली साउथ अफ्रीका और रशिया चाइना के बीच में मैरीटाइम ड्रिल का नाम है, ठीक है. तो अगर बहुत सारी मैरीटाइम ड्रिल्स का नाम आ रहा है, या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस का जिसमें युद्ध अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, या फिर मालाबार एक्सरसाइज है जो क्वाड की एक एक्सरसाइज है, या फिर जापान और इंडिया का अगर कोई ड्रिल है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए. तो डोंट बी शॉक्ड के आपको लगे मौसी तो इंडिया भी नहीं है, कैसे आ सकता है, ये तो आ ही नहीं सकता है इसमें. ऐसा नहीं है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है, वर्ल्ड इस तरह की एक्सरसाइजेस भी पूछी जाती हैं. जब आपसे वर्ल्ड रिवर्स के बारे में पूछा जा सकता है, माउंटेन्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये भी तो पूछा जा सकता है, ठीक है. तो यू नेवर नो ऑल दो. ओके, तो बेसिकली ये सब कुछ हम देख रहे हैं. ओके, तो नथिंग मच हियर, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, बस इतना कि कोलिज्म के ऊपर आप जानते हैं कितना टसल चल रहा है. पर लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि देखिए, अभी जब तक कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं आ जाता कोलिज्म का, तब तक तो ऑफ कोर्स एज लॉ मिनिस्टर ये मेरी ड्यूटी है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहे मैं उनके ऑर्डर को फॉलो करूँ. सम पीपल आर ट्राइंग टू सी और कई लोग बेफालतू बस इस चीज़ को एक कॉन्ट्रोवर्सी बना देते हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट, देयर इज नो टसल, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, इट्स ओके, इट्स हॉन्की डॉरी, एवरीथिंग इज गुड. ओके, अब यहाँ पे बस इतना कि एयर इंडिया ने बैन कर दिया है शंकर मिश्रा को, द गाय हु यूटिनेटेड ऑन अ सीनियर वुमन.
तो उनको बैन कर दिया है 4 महीने के लिए बेसिकली, वो फ्लाई नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, BBC डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदी इज प्रोपेगेंडा एंड रिफ्लेक्ट्स कॉलोनियल माइंडसेट सेज MEA। तो देखिए वैसे तो ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंस यू नो जो UK इंडिया के रिलेशंस हैं, और क्योंकि UK वाज अ कॉलोनियल कंट्री एंड ऑल ऑफ दैट तो एक वो कहीं ना कहीं चीज़ें कवर करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में जो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कैसे यूनाइटेड नेशंस में जो भी कुछ बातें बोली, और फिर कैसे इंडिया एकजुट होके डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, सिर्फ बीजेपी की हमने लोगों से बैकलैश नहीं देखा, बल्कि कांग्रेस के जो भूपेश बघेल जी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, ही ऑल्सो केम फॉरवर्ड एंड सेड प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर। हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिफरेंट हो सकती हैं, बट यू कैन नॉट से दिस अबाउट, हम इंटरनली कुछ भी एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हो, कुछ भी करते हो, दैट्स आवर मैटर, प्लीज डोंट गेट इनटू इट। तो इस तरह का हमने एकजुटता देखी, ठीक है, तो इसीलिए कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इसको भी कवर करना। तो एक डॉक्यूमेंट्री आई है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC द्वारा, और BBC पे एक एलिगेशन है भारतीयों द्वारा, काफ़ी आप पढ़ते हैं यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, तो उसमें बहुत लोग बोलते हैं राइट कि BBC ने हमेशा भारत का स्नेक चार्मर्स की लैंड या फिर चोल्स से ही हमेशा शुरू करना भारत को ऐसे ज़बरदस्ती दिखाया हुआ है कि है ही गरीब। तो BBC की बहुत आपको बैकलैश देखने के लिए भारत में मिल जाती है। तो BBC ने अभी बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ओके, जिसमें बेसिकली 2002 के गुजरात राइट्स पे से रिलेटेड है, और उस पर कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया गया है दैट मिस्टर मोदी वाज एक्चुअली द गुजरात चीफ मिनिस्टर, द देन गुजरात चीफ मिनिस्टर। ये सॉर्ट ऑफ टेसिटली उन्होंने एनकरेज किया हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को गोधरा राइट्स करने में बेसिकली, ठीक है, गोधरा इन द सेंस गुजरात राइट्स करने में, गोधरा ट्रेन एक्सीडेंट के बाद। तो ही डिडंट डू एनीथिंग, और ऑफ कोर्स वो एक अप्रूवल था ताकि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट वर्क करें उसके लिए। तो ये सारा बेसिकली यहाँ पे चल रहा है, ओके। तो इन्होंने बेसिकली, भारत ने क्या कहा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट आई है, ये एक प्रोपेगेंडा पीस है, और ये दिखाता है कि ब्रिटिशर्स का अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट ही है, उनको ऐसा ही दिखाना है। रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस ऑन द डॉक्यूमेंट्री दैट revisited the riots and several other related cases, including alleged police in action, I say, against mobs, and the murder of former Gujarat Home Minister Hareen Pandya. Okay, ministry spokesperson Arindam Bagchi said Indian authorities would not like to dignify the documentary. ओके, द बायस, द लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, उसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी है ही नहीं, फ्लैट एक प्रोपेगेंडा है, भारत का ये कहना है। ओके, फ्रैंकली अ कंटिन्यूइंग colonial mindset is blatantly visible. If anything, this film or documentary is a reflection on the agency and individuals that are peddling this narrative again. तो फिल्म का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि कैसे जो टोनी ब्लेयर थे उस समय के PM थे UK के, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की राइट्स के ऊपर, और ये सारी चीज़ें इससे पता चली कैसे, क्यों इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हुई थी, क्योंकि उसमें कैजुअलिटीज़ में 3 इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश सिटीजन्स भी थे। तो फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की और पता चला पुलिस इन एक्शन था, मिस्टर मोदी डिडंट डू एनीथिंग एंड सॉर्ट ऑफ गेव अ टेसिट अप्रूवल, है ना, इम्प्लीसिट अप्रूवल बेसिकली, कि आप कर सकते हैं जो आपने करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, ओके। दो द डॉक्यूमेंट्री वाज नॉट ओके, BBC ने बेसिकली इंडिया में तो नहीं यहाँ पे स्क्रीन किया, तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कहीं ना कहीं से तो एक्सर्प्ट मिल ही जाते हैं। जब चाइना, जहाँ पे इतनी अथॉरिटेरियन कंट्री है, वहाँ के प्रोटेस्ट के हमें टेलीग्राम पे पहुँच सकती हैं वीडियोज़, जहाँ पे कुछ नहीं है, ट्विटर नहीं है उनके पास, वो कुछ बोल भी नहीं सकते, तो पर वो पहुंच सकती है, तो फिर ये क्यों नहीं पहुंच, सब कुछ आता है आजकल तो इंटरनेट पे, कहीं पे कुछ हो रहा हो। द UK गवर्नमेंट्स पोजीशन ऑन दिस हैज बीन क्लियर एंड लॉन्ग। अब देखिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि देखिए ऑफ कोर्स कहीं पे भी परसिक्यूशन किसी भी तरह का होता है वो गलत है, पर मेरा ये मानना है कि हमें कैरेक्टराइजेशन नहीं करना चाहिए, वो सही नहीं है। इफ़ यू आर ऐसे मिस्टर मोदी को इस तरह से दिखाना, दैट इज़ नॉट करेक्ट। Supreme Court backs right to free speech of 2 lawyers up for judgeship. Now this is very very important, very important, क्योंकि जो हम सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में जो टसल देख रहे हैं, वो हर दिन कोई नया मोड़ ले लेता है। कहाँ से शुरू हुए और कहाँ बीच बीच में वेकेंसी पे मत जाइए, वेकेशन पे मत जाइए आप, बीच बीच में ये भी आ गया कि बेल पिटिशंस मत सुनिए, सुप्रीम कोर्ट सरकार ये कहती है, बहुत कुछ एवरी डे। अभी
वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि केशवानंद भारती जजमेंट जो आई वो ही जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बकवास है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के खिलाफ है। लॉट इज हैपनिंग रिसेंटली, वी डोंट इवन नो क्या क्वेश्चन आपसे कितना फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इतना मैटर है, आई थिंक वो जगह कम पड़ जाएगी और आप ओवरराइट कर देंगे उसमें। तो यहाँ पे एक और फैक्टर जो इंक्लूड हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने बेसिकली इन सेपरेट रेजोल्यूशंस पब्लिश्ड ऑन थर्सडे उन्होंने बैक किया है राइट टू फ्री स्पीच को, किसके, 2 लॉयर्स को, जो उन्होंने बेसिकली रेकमेंड किया है फॉर अपॉइंटमेंट एज जजेस इन मद्रास हाई कोर्ट एंड बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, तो उन्होंने बोला है, क्यों बोला है अभी हम देख लेते हैं, कि हर सिटीजन के पास राइट टू फ्री स्पीच है और एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 8 कॉन्स्टिट्यूशन संविधान प्रोवाइड करता है। तो कोई भी कैंडिडेट अपना कोई भी व्यू अगर पब्लिश करता है, कहीं पे लिखता है, बोलता है, तो कहाँ से कि वो जज बनने के लिए कम्पीटेड नहीं, ये कहाँ से मतलब लिंक हो गया। ओके तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है। इट रिफ्यूज टू, क्यों बेसिकली इन्होंने, क्योंकि जो आर जॉन एक एडवोकेट हैं, आर जॉन साथन, इनको मद्रास हाई कोर्ट के लिए बेसिकली रेकमेंड किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो सरकार ने कहा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर बाई चांस आपको मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पे क्वेश्चन आ गया, क्योंकि कोलिजियम कि जो अपॉइंटमेंट होती है मेमोरेंडम ऑफ एमओपी के माध्यम से तो होती है, ये बात आपको पता है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था, आपको इतना पता होना चाहिए कि आप पेपर में बिल्कुल शॉक ही हो जाए, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ से आ गया। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी इंफॉर्मेशन ली जाती है कि क्या कहीं ये देशद्रोही तो नहीं है ये कैंडिडेट जिसको हम जज बनाना चाहते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट ने बेसिकली जो शेयर किया है उसमें कि इन्होंने, जो आर जॉन है, इन्होंने एक बारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्रिटिकल एक आर्टिकल को शेयर किया हुआ है, और एक आर्टिकल शेयर किया हुआ है, डेथ ऑफ अ मेडिकल एस्पिरेंट हु वाज अनएबल टू क्लियर नीट। तो ये बेसिकली, और बोला था कि पॉलिटिकल बिट्रेयल है नीट के बच्चे की, बेचारी की जिसकी जान गई, तो ऐसा इन्होंने किया है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ है, सो ही शुडंट बी मेड द जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो फिर मतलब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाउ इज दैट लिंक टू, मतलब ये तो एक पर्सनल ओपिनियन है ना, ये कहाँ से आप लिंक कर रहे हो कि वो जज बनने लायक ही नहीं है, व्हाट इज दैट। ओके, इंटीग्रिटी इंटैक्ट, इंस्टेड द कोलिजियम इन इट्स जनवरी 17 को जो रेजोल्यूशन दिया है, उन्होंने बोला कि बल्कि हम तो ये कहेंगे कि उनको हर एक नाम के ऊपर प्रेसिडेंस मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट इज itself become savage only. So they said कि no, Mr. Satyan would even get precedence over other names. Okay, तो ये इन्होंने बोला। It also drew the center's attention to the part of the same IB report which said Mr. Satyan did not have any overt political leanings and his integrity was intact. तो उन्होंने कहा कि IB की ही रिपोर्ट है, उसमें आप क्या पढ़िए, एक और भी तो पोर्शन है ना मिस्टर सरकार, वो पढ़िए कि उसमें ये लिखा है कि मिस्टर जॉन की कोई पॉलिटिकल लीनिंग्स नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टनर, कभी हमने मेंबर नहीं उनको देखा, कहीं किसी की कैंपेनिंग में चले गए हों, कुछ भी नहीं है, उनकी इंटीग्रिटी इंटैक्ट है, और बस इतना ही तो चाहिए जज बनने के लिए। तो इस तरह से बेसिकली उनकी फ्री स्पीच को उन्होंने बैक किया है। बाकी दूसरे नाम का भी जो बेसिकली है वो भी इसी तरह से। ओके, अब यहाँ पे देखिए, बस इतना हमें देखना है कि जो चामुंडा हिल्स हैं, चामुंडा हिल्स एक्चुअली कहाँ है, बेंगलुरु के पास। ठीक है, द सिटीजन्स कमिटी टू सेव द चामुंडा हिल्स हैज रिजॉल्व टू प्रेस फॉर क्लियरेंस फ्रॉम द हेरिटेज कमिटी बिफोर द, उन्होंने बोला है कि अगर आपको इसे इन्वेस्टमेंट जो भी आपने इस हिल पे बनाने की कोशिश, आप मतलब बेसिकली प्रपोजल्स हैं, उससे पहले आप हेरिटेज कमेटी से अप्रूवल ले लीजिए, क्योंकि ये एक हेरिटेज वैल्यू रखती है चामुंडा हिल्स, चामुंडी हिल्स सॉरी। तो चामुंडी हिल्स के बारे में एक बार पहले भी हम देख चुके हैं, you know about it right। ये आर्टिकल अभी हम डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी। उससे पहले क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर ही रहे थे, तो हमें एक और आर्टिकल देखना है। ओके, सो आई प्रॉब्ली मिस्ड ऑन दैट, जो बेसिकली फर्स्ट पेज पे आया था। तो क्या था बेसिकली उस फर्स्ट पेज पे, उस फर्स्ट पेज पे ये था कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने बेसिकली बैक किया है एक ओपनली गे कैंडिडेट को भी, कि अगेन अपने आप को फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19। अगर आप ओपनली गे हैं तो आप जज नहीं बन सकते दिल्ली हाई कोर्ट के, कहाँ का ये एक जस्टिस है। तो बेसिकली क्या हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट का जो कोलिजियम है उन्होंने नाम दिया सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को कि बेसिकली आप इसे अप्रूव कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने फिर सरकार को रेकमेंड कर दिया कि जी हाँ, ये इनको अप्रूव कर देना चाहिए। सरकार ने वापस भेज दिया रिकमेंडेशन
अपनी दोबारा रिव्यू करने के लिए कि ये प्लीज़ ओपनली गे और LGBTQ राइट्स के लिए कुछ ज़्यादा ही लड़ते हैं और इस तरह की चीज़ें, और ये सेम सेक्स मैरिज पे इन्हें हम इनका हमें बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख सकता है एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये, और उनके एक स्विस नेशनल, वहाँ पे भी IB की रिपोर्ट थी कि उनके स्विस नेशनल उनका पार्टनर है एक एंड ऑल ऑफ दैट, तो ही इज़ नॉट फिट टू बी द जज, यू नो। तो ये सब सरकार ने बेसिकली बोला, तो उन्होंने कहा नहीं, अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी कुछ भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, NGOs flag generalized surveillance by सेंटर, तो बेसिकली जो सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है और सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर है, उन्होंने कहा है कि मतलब केस बाय केस बेसिस सर्वेलेंस नहीं, जो केंद्रीय सरकार है वो जनरलाइज्ड सर्वेलेंस कर रही है, जो भी डेटा है जो नेटग्रिड से, ये सब कुछ आप इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते हैं, CMS से, नेत्र से, जो भी आ रहा है वो सबका डेटा अपने पास रखते हैं। तो इस तरह के कुछ एलिगेशंस आ रहे हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।